रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने ज़ेपोरिजिया के 21 शहरों पर हमले किए। रूसी सेना ने 160 से ज्यादा बार गोलीबारी की है। प्लांट के पास, जी हां, न्यूक्लियर प्लांट के पास जंग से न्यूक्लियर रिसाव का खतरा है। रूस का दावा, ज़ेपोरिजिया के एक गांव पर हमने कर लिया है कब्जा। तो ज़ेपोरिजिया से इस वक्त बेहद चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं, ताजा हमले से जुड़ी। तो देखिए, ज़ेपोरिजिया को लेकर अभी ब्रेक जब हुआ तो हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे। ज़ेपोरिजिया में स्थिति जो है वो क्या है, उसका आकलन करना जरूरी है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में अगर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया जाता है तो उससे रेडिएशन बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा है। और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जंग विनाशक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। क्या ज़ेपोरिजिया इसका एपी सेंटर बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। रूस ने यहां पर अचानक हमले तेज किए हैं। ज़ेपोरिजिया एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। 21 शहरों में यहां पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। 160 से ज्यादा बार गोलीबारी की गई है ज़ेपोरिजिया को निशाना बनाकर। और यही वजह है कि अब IAEA की टीम प्लांट में पहुंची है, क्योंकि रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर इस लेवल पर हमले होंगे ज़ेपोरिजिया में तो कहीं न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला ना हो जाए, यह खतरा है। प्लांट के पास धमाकों से न्यूक्लियर खतरा है, न्यूक्लियर डिजास्टर का बड़ा खतरा। रेडियो एक्टिव रिसाव होता है तो डिजास्टरस स्थिति होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रेडिएशन का असर कई सालों तक रहेगा। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और कर्नल MK सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप इस स्थिति को देखते हैं? और ज़ेपोरिजिया ऐसा लग रहा है कि नया सेंटर बनता जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। रूस की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है ज़ेपोरिजिया को लेकर? देखिए, रूस की स्ट्रेटजी बहुत साफ़ है। ये विंटर का टाइम है और इस पे जो मार्शल विंटर या जो रोड सरफेस चलने के लिए, बहुत मोबिलिटी के लिए मुश्किल हो जाता था, अभी बर्फ़ जो है फ्रीज कर जाता है, तो मोबिलिटी बेटर हो सकती है। तो यही 1-1.5 महीने का टाइम है मिस्टर पुतिन को, और इसमें उनको डिसाइसिव मोर बैटल को देना है, पहली बात। दूसरी बात है कि वाई ज़ेपोरिजिया का उत्तर ये है कि ज़ेपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बिजली सप्लाई करता है, और बिजली यदि ज़ेपोरिजिया प्लांट को विफल कर दिया जाता है तो आप समझिए कि यूक्रेन में उसकी क्या हालत होगी, यूक्रेनियंस की। तो वो तो ठंड से मर जाएंगे। आप मिसाइल की तो बात छोड़िए, ठंड ही उनको जनरल विंटर ही मार देगा। तो वो जनरल ही काफ़ी, अकेले काफ़ी है यूक्रेन के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर पुतिन ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी हालत में जंग जीतना चाहते हैं, चाहे कोई भी हमको फैसला लेना पड़े। तो इसका मतलब है, संदेश बहुत साफ है कि ये वो देखेंगे कि पलड़ा यदि भारी पड़ रहा है, स्थिति विपरीत हो रही है, तो वो दूसरा ऑप्शन भी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑप्शन लेने की सोच रखते हैं। सही बात कही सर आपने। सूमी में रूसी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी फौज ने सूमी में 115 स्ट्राइक की है। रूस की इस अटैक में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में एक शख्स के घायल होने की खबर आ रही है। DK पांडे सर, ये सूमी की जो लड़ाई है, इसके पहले हम ज़ेपोरिजिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सूमी जिस तरह से लगातार जो हमले हैं वो ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं, स्ट्राइक्स विध्वंसक हो रही है, क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, मुख्य बात है जहां तक ज़ेपोरिजिया की, पहले मैं एक बात कह दूं आपको कि ज़ेपोरिजिया में तीसरी बार IAEA की टीम जा रही है, और उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर प्लांट को कभी भी रशियन फोर्सेज में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो जहां तक बात है कि जो कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो खबरें आ रही हैं कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हो रहा है, वो थोड़ा सा मुझे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि IAEA फिर जाके वो रिपोर्ट देगा, बताएगा कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो टीम गई और कुछ वहाँ पर डैमेज हुआ होता, अब तक तो हल्ला मच गया होता। जहाँ तक बात है सूमी के इलाके की, अगर आप ध्यान से देखें तो ईस्टर्न यूक्रेन है, धीरे धीरे रशिया चाहता है कि उस पर जो उसकी कंट्रोल है वो जो स्ट्रांग हो, और बमखुद का भी कहा जा रहा है कि जो ज़ेपोरिजिया के साथ बमखुद में काफ़ी अटैक तेजी से कर दिए गए हैं। तो इस पोर्शन को वो अपना जो कंट्रोल है चाहता है कि अभी कर लें, जैसा कि मौसम सर कई सारे इलाके टारगेट पर है। सूमी की बात करें, ज़ेपोरिजिया की बात करें, या सोलेडर या
बखमुट की बात क्यों न करें, इन 4 जगहों पर विशेष रूप से बहुत ज्यादा हमले हो रहे। वेपन को लेकर यूक्रेन की पश्चिमी देशों से अपील, हथियारों की सप्लाई में तेजी लाएं पश्चिमी देश। यूक्रेन कह रहा है और हथियार चाहिए। जेलेंस्की के सलाहकार माइखेलो पोडोलिक ने कहा रूस को हरा कर ही जंग खत्म होगी। यूक्रेन को जर्मनी से टैंक मिलने में दरअसल देरी हो रही है और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा और विध्वंसक हथियारों से उसे लैस किया जाए। हालांकि थोड़ी देर पहले समीर इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है, टाइमिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर वेस्ट में भी लगातार चर्चा हो रही है और बड़ा सवाल ये कि यूक्रेन को आखिर टैंक मिलेंगे कब। जर्मनी और अमेरिका मुख्य तौर पर ये बात इसलिए खबरों में है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक में देरी को लेकर ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब्राम टैंक देने से इनकार को भी एक बड़ी वजह इसके पीछे, उसको लेकर भी अब स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अब आम सहमति नहीं बन पा रही है। टैंकों की ट्रेनिंग सबसे बड़ा हवाला दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि इन टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनिंग है वो ही महीने भर चलेगी, तो ऐसे में इन्हें देने का फायदा क्या। और यही वजह है कि अब टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है, क्या रूस की धमकी से जर्मनी और यूएस डर चुके हैं? क्योंकि रूस ने यह धमकी दी कि अगर जर्मनी अपने फैसले पर कायम रहा तो इसे देखा जाएगा युद्ध में उसकी मौजूदगी को लेकर। ऐसे में सर ये बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या नेटो देशों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है जिस लिहाज से रूस ये वार्निंग्स दे रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से जो है रशिया ने ये अपनी एक कूटनीतिक चाल चली हुई है कि जितने भी देश, वो हमेशा बोलता रहा है कि जो देश सहायता कर रहे हैं वो इसका नतीजा भुगतने के तैयार हैं। लेकिन साथ में एक और बात बता दूं कि जो भी लेपर्ड 2 या चैलेंजर और बाकी जो साजो सामान की बात हो रही है, यूरोपियन कंट्री जो देने का बात कर रहे हैं, वो बताया गया लगभग 2 महीने के अंदर देंगे। तो अगले 2 महीने तक ये हथियार ये समझाइए कि अगर हथियारों की मदद को दी जा रही है पश्चिमी देशों की ओर से, तो फिर इसमें मतभेद कैसा? जब मदद दे रहे हैं तो पूरी मदद दीजिए, इसमें उहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, आपको बताऊं कि ये जो आपका लेपर्ड 2 है, ये टैंक्स जर्मनी ने 13 देशों को भी दिए हुए हैं जो नेटो में शामिल हैं। और ये कोई भी देश, इसमें पोलैंड भी शामिल है, वो तब तक इसको एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट यूक्रेन को नहीं कर सकता जब तक जर्मनी उसकी परमिशन नहीं देता। और इसमें ये भी बात आई थी सामने अभी शनिवार को, जो इनकी बातचीत हुई है बर्लिन में, जहाँ ये 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले थे। इन्होंने इनकी बात में निकल के आया कि डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने की बात जर्मनी बहुत स्ट्रांगली कहता है। और यानी सीज़फायर की बात कह रहा है कि इसको सुलझाने की युद्ध बढ़ता रहेगा और इसमें इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई अंत नहीं दिखता। और इसमें यह भी बताया कि यूएस क्यों नहीं पहल करता अपने टैंक्स देने के लिए, हमें क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है कि हम इसको। ठीक है, तो यानी अब इस तरीके की बात भी सामने आ रही है कि पश्चिमी देशों में नहीं दिख रही है वो एकता यूक्रेन को मदद देने को लेकर के। अमेरिकी अब्राम टैंक की बड़ी खामी सामने आई है, बर्फबारी में युद्ध लड़ने के लायक नहीं है टैंक, बर्फबारी में फिसलता हुआ दिखा। अमेरिकी अब्राम टैंक बर्फबारी में दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगा ये टैंक? ये देखिए एक और लेटेस्ट वीडियो जो कि निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जर्मनी बोल रहा है कि लेपर्ड टैंक से पहले अगर अमेरिका चाहे तो अब्राम टैंक दे सकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यही सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है सुमित जी आपको? क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के जो हालात है कमोबेश वो ऐसे ही है, ज्यादातर जो यूक्रेन के हालात हैं वो विंटर्स का सामना कर रहे हैं और पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढके हुए। पता नहीं ये तस्वीर कैसी है, मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब अमेरिका ये नहीं कह रहा कि उसका जो ये अब्राहम है वो काम नहीं करेगा, इस स्नो के जब स्थिति बनी हुई है, बर्फ़ की जो स्थिति है, वो ये कह रहा है कि इसको मेंटेनेंस में इसमें काफ़ी खर्चा है और ट्रेनिंग में बहुत समय लगेगा, इसलिए ये अभी नहीं। लेकिन सर ये जो तस्वीरें हम दिखा रही है तो बता रही है ना कि अब्राहम टैंक देखिए किस तरह से बर्फ में फिसलता, उसका बैलेंस ही नहीं है वहां पर टेरेन पर। अगर ये तस्वीर अगर सही है तो एमके सिंह सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? सॉरी सर। देखिए इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल सामने आई है कई रिपोर्टों में कि ये जो टैंक्स हैं इनमें इनकी खामियां नजर आएंगी और वो शायद इनके रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, यूएस के रेपुटेशन में उनके इस अब्राहम टैंक्स में है ये कमी। नहीं सर, थोड़ी देर पहले हमने सिन्हा साहब थोड़ी देर पहले हमने डिटेल में बताया था कि किस तरह से 7 बहाने अमेरिका गिना रहा है कि हम अब्राहम टैंक आपको नहीं दे सकते क्योंकि मैदान जंग में आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाइए जिसमें अब्राहम टैंक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। सिन्हा साहब इसे जरा डिकोड कीजिए,
क्या इसे नॉर्मल माना जाए? हर टैंक के साथ ऐसा हो सकता है या फिर अब्राहम टैंक की ये वाकई नाकामयाबी है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन टैंक में काफ़ी नाकामयाबी मुझे नज़र आती है, क्योंकि ये जो टैंक है वो रसपुटित्सा फैक्टर का विक्टिम हो रहा है। रसपुटित्सा मतलब जो रोड की मोबिलिटी होती है या ऑफ द रोड जो मोबिलिटी होती है, वो कीचड़ और मड का कॉम्बिनेशन और बर्फ़ के कॉम्बिनेशन से इतना मुश्किल हो जाता है कि हैवी व्हीकल्स मतलब टैंक्स का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और वही हम देख रहे हैं। लेकिन रूस यदि अपना टैंक चला सकता है यहाँ पर यूक्रेन में, तो अमेरिकन टैंक्स ऐसे स्लाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसे अपना बैलेंस क्यों खो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज है अमेरिकन टैंक के साथ। लेकिन एक बिंदु मैं जो टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, वो अब शांति चाहते हैं और नाटो एक डिवाइडेड लॉट है, उनकी एक सोच नहीं है, एक दिशा में सोच नहीं है, तो डिवाइडेड लॉट होगा। उसका रूस बहुत ही साफ मैसेज जर्मनी को दे रहा है और उसको जर्मनी के सपोर्ट पर ब्रेक लगा रहा है, ये कह के कि यदि आपने लेपर्ड टैंक दिया तो हम मानेंगे कि आप वॉर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए आज हम लगातार चर्चा उस सपोर्ट को लेकर कर रहे हैं जो यूक्रेन लगातार डिमांड करता आ रहा है। और महत्वपूर्ण इस बीच ये भी है कि किस तरीके से अब्राहम टैंक को लेकर भी यहां पर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। चर्चा अब्राहम टैंक को लेकर भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर ये बता देते हैं कि किस तरीके से अब्राहम टैंक पर रूस की तरफ से ये बड़े दावे हो रहे हैं, जहां सोलिडर में अब्राहम टैंक को तबाह किया जा चुका है। अमेरिका ने रूस के दावे को हालांकि गलत बताया है, ये कहते हुए कि पुरानी फोटो पोस्ट करने के पीछे ये एक प्रोपेगेंडा है। अभी यूक्रेन को अब्राहम टैंक दिए ही नहीं गए हैं, तो अब रूस किस आधार पर यह दावा कर रहा है कि उसने जंग के बीच अब्राहम को भी ध्वस्त कर दिया है? लेकिन ये कितने विध्वंसक हथियार है ये टैंक अब्राहम, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए 122 mm की M256 स्मूथ बोर गन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तबाह कर सकता है। ये 3 किलोमीटर तक मार करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। दुनिया का ये सबसे सुरक्षित टैंक है जो अफगानिस्तान की जंग में भी इस्तेमाल हो चुका है और इराक की जंग में भी ये इस्तेमाल किया जा चुका है। इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। सुमित, आप तो इतिहास भी जानते हैं युद्ध का, इस बीच कितनी बड़ी मदद के तौर पर ये यूक्रेन के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है? हालांकि रूस पहले ही कह चुका है कि हम इन्हें आसानी से तबाह कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हमने रशिया की तब भी कही थी, सही सुनी भी थी, कैसे वो हर बार मिल रही मदद को कहता है कि ये आउटडेटेड हथियार है जो कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के पास हर हथियार का वार है। लाजमी है, रसिया ऐसा कहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहाँ तक इस अब्राहम की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि बाकी विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, मैं कल देख रहा था न्यूज़ में, वेस्टर्न मीडिया में, कि इस बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर अब्राहम यूक्रेन को दिया जाए तो स्थिति उसके पक्ष में थोड़ी सी हो सकती। किस हद तक ये निर्णायक साबित होगा ये तो कहना कठिन है, क्योंकि अभी तक जितना कुछ यूक्रेन को दिया गया है उसमें कितना बदलाव आया है युद्ध में उसके पक्ष में, ये हम देख रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन डीके पांडे साहब, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि अब्राहम टैंक अभी दिए जाने की बात हो रही है, अमेरिका इनकार कर रहा है और रूस ने वीडियो भी जारी कर दिया कि देखिए हमने तो अब्राहम टैंक तबाह कर दिए। मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी इंतहा हो गई। जी, मुझे भी मतलब कोई भी हंसेगा कि किस प्रकार से जो है बेतुकी बातें और अतार्किक जैसे कहा जाता है। जहां तक बात है, जहां तक जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बहाना दिया है कि टैंक उनके जो है स्नो पर नहीं चल पा रहे, चाहे ये स्नो पर ऑपरेशन का मुझे अनुभव है, और कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज जो मूव करती है, भारी हल्की कोई भी हो, क्योंकि स्नो के साथ फ्रिक्शन शून्य हो जाता है तो मोशन जो है नहीं हो सकता। तो उसको तोड़ने के लिए अलग से उसमें फिटिंग्स की जाती है ताकि वो फ्रिक्शन पैदा करे और गाड़ियां मूव कर सकें। अब जहां तक बात है कि इस पर मूव करने के जो टैंक का सीन ये वीडियो दिखाया गया है जो फिसल रहा है, उसमें वो चीज नहीं है इसलिए फिसल रहा है। लेकिन अगर वो जो है स्नो मूवमेंट के लिए जो अलग से एडिशनल उसमें जो फिटिंग्स आती हैं अगर लगा दी जाएंगी तो ये टैंक मूव करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। अब्राहम 1 जो है बहुत पावरफुल टैंक है। कहा जाता है कि ये वो 70 किलोमीटर बोलते हैं लिपर्ड के लिए, ये 100 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीके पांडे साहब, लेकिन अब्राहम को लेकर आप जो बातें कह रहे हैं उनमें से कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है सिन्हा साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। बाखमुट में रूसी फाइटर जेट ने बम बरसाए और इसकी तस्वीर आप देखिए, फाइटर जेट ने बेहद ही कम ऊंचाई तक उड़ान भरी है। बाखमुट में रूस की पकड़ मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए बाखमुट की जंग अब और किस तरह से भीषण हो रही है, इस पर और डिटेल आपको देते, लेकिन
इससे पहले आपको याद दिला दें कि सोलेडर पर पहले ही कब्जा करने का जो दावा है वो किया गया है और बाखमुट में भी जो वैगनर ग्रुप है जो कि रशिया के लिए लड़ रहा है उसकी तरफ से भी एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक्स है उसको अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन बाखमुट को समझना बहुत जरूरी है कि बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच जो भीषण जंग चल रही है आखिर वहां पर हालात क्या है इसको आप जरा समझ लीजिए। बाखमुट में विध्वंस कैसे देखने को मिल रहा है। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना और जो रूस के साथ लड़ रही है वैगनर ग्रुप, ये दोनों यूक्रेन के इस युद्ध में शामिल हैं और लगातार स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहे हैं, हमलों को अंजाम दे रहे हैं। रूस का दावा क्या है? बाखमुट में हमारी सेना इस वक्त काफी मजबूत है। हालांकि एक वक्त वो भी आया था जब बाखमुट पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन इसको सिरे से खारिज किया था यूक्रेन ने। जर्मनी का दावा, रूस के कब्जे से परिणाम बेहद ही गंभीर यहां पर हो जाएंगे, बाखमुट को लेकर कहा गया। अब आप समझिए कि बाखमुट बहुत जरूरी क्यों हो रहा है, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन के लिए बचाना क्यों जरूरी हो रहा है। रूस के बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर है, डोनेट्स्क और लुहांस्क के बीच में यह है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की अगर बात की जाए तो एकदम बीचों बीच में, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो लोकेशन है। रूस के लिए रणनीतिक लिहाज से यह काफी ज्यादा अहम साबित हो जाता है। यहां से हमलों को अंजाम देना, आगे मूव करना बहुत अहम हो जाता है, रूस को मजबूती देगा बाखमुट। इसलिए जो बाखमुट की जंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। एसपी सिन्हा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सोलेडर पर किस तरह से कब्जा किया गया रशिया की तरफ से, ये सबने देखा। बाखमुट की जो भीषण जंग देख रहे हैं आप, यहां पर क्या लग रहा है, किसको जीत, किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो बाखमुट का जो जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है वो समझने की जरूरत है। ये गेटवे टू रूस है, ये जो क्षेत्र है ये गेटवे टू रूस है। यदि इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है यूक्रेन तो आप समझिए कि रूस के द्वार तक वो खतरा ले जा रहा है, तो ये रूस को कहते ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाखमुट जो है वो डू और डाई सिचुएशन है। रूस किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि ये थ्रेट उसके पास, उसके द्वार पे खड़ा हो जाए। तो दोनों देश समझ रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और दोनों देश शक्ति का। लेकिन सिंह सर देखिए ना, बाखमुट में तो बड़ी चुनौती रूस को दे रहा है यूक्रेन, क्योंकि वहां पर लगातार पलटवार भी हो रहा है, हमले भी हो रहा है। इतनी मुश्किल हो गई है कि रूस पर पूरे तरीके से बाखमुट पर कब्जा कर पाना भी मुश्किल सा लग रहा है। देखिए, यहाँ पे दो बातें जो इससे पहले की भी है बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है नेटो के द्वारा सिंबॉलिक है। यहाँ केवल जेस्चर चल रहे हैं और इनमें आपस में वो आपसी ख्याल उतना अच्छा नहीं है। और इसी के कारण अब देखिए ना, जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन ने क्या कहा था कि केवल मुझे 1% जो नेटो का एयरक्राफ्ट मिल जाए, टैंक्स मिल जाए और आर्टिलरी इक्विपमेंट मिल जाए तो हम ये युद्ध जीत जाएंगे। खैर, वो तो बड़ी बात थी, उसमें कितनी देरी कर दी इन सब सप्लाईज में, और अभी क्यों देरी हो रही है इन सारी सप्लाईज में? क्यों? क्योंकि इनमें एकता नहीं है, नेटो में एकता नहीं है। अच्छा, जब बात आई बखमुत पे, देखिए बखमुत इसके ज़ेपोरिजिया के ईस्ट में है और जैसा साहब ने बताया, और ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। और इसके अलावा आपने देखा सोलेडार, जो कि 200 किलोमीटर लंबी जो इनकी सॉल्ट माइंस है उससे लगता हुआ है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस तरह से तो है ही है। साथ ही बखमुत एक वो दिखाता है कि किस प्रकार से रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, उसकी उस चीज को दर्शाता है। पॉइंट को आगे लेते हुए पांडे सर, क्या रशिया इस पोजीशन में है कि वो गवर्न कर ले पूरी तरीके से, अब कब्जे का ऐलान कर दे, जिस तरीके से सोलेडर के बाद अब वो बखमुट की ओर और इस पूरे रीजन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो खबरें पिछले 24 घंटे में आई हैं वो ज़पोरिजिया, बखमुट और सिलेंडर के पर कब्जे के लिए एक वेस्टर्न थिंक टैंक का ये दावा भी है कि अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में इन तीनों स्थानों पर रशिया का कब्जा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रशिया इस समय डोमेस्टिक कंडीशन में है। जहां तक बात है कि फोकस क्यों कर रहा है रशिया इस एरिया में, पूरा ईस्टर्न यूक्रेन एक तरह से उसको इसका कवच देता है। सेड दैट यूक्रेन तो लेट डाउन नहीं करेगा, वो तो अभी भी कह रहे हैं ज़ेलेंस्की हथियार दीजिए, मैं अभी भी सोलेडर पर वापस कब्जे के लिए तैयार हूं। वो तो 330 दिन से कह रहे हैं कि हथियार दीजिए और हम कर देंगे, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि वो बैकफुट पे ही हैं। ड्रोन की वजह से 2 बार जरूर उन्होंने रशिया के एरिया में एंट्री की, लेकिन अभी तक जो भी हमले हुए हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे लग रहा है कि यूक्रेन की हालत भी पतली है, और उसी से जुड़ी एक अहम खबर, यूक्रेन में जबरदस्ती सेना में भर्ती का एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सेना लोगों को जबरन भर्ती कर रही है, यूक्रेनी नागरिक जबरन लामबंदी का कर रहे हैं विरोध। ये देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि यूक्रेन के ताजा हालात को बयां करने के लिए काफी हैं।
Та що він преступник, чи що? Що ви його ловите? Він що, з оружием, чи що? डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस का डोनेस्क में एक और इलाके पर कब्जे का दावा है। डोनेस्क की जंग में यूक्रेन के 50 जवानों की मौत हो गई है। ये जानकारी रूस की ओर से आई है। डोनेस्क में यूक्रेन की होवित्जर तोप भी लगातार तबाही मचा रही है। और देखिए, डोनेस्क में भीषण जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच, और डोनेस्क में बहुत भारी ये हालात बने हुए। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, आप दोनों की ओर से जो दावे किए गए डोनेस्क को लेकर के। पहले रूस कहता है कि डोनेस्क में बहुत भारी जंग चल रही है, यूक्रेन लगातार कमजोर हो रहा है, ये एक पक्ष सामने आ रहा है। वहीं रूस के बारे में बताया तो कुछ इलाकों पर रूस ने कब्जे का दावा भी किया है। वहीं यूक्रेन की ओर से नाटो के वेपन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुश्किल हालात यूक्रेन के लिए बने हुए हैं, इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि जंग में अब टिक पाना सुमित जी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए भी पश्चिमी देशों के बीच, नाटो देशों के बीच मतभेद है हथियार देने को लेकर के। क्या इस मतभेद के बीच में यूक्रेन खुद को इस जंग में टिका रख पाएगा? अमेरिका यूनाइटेड रख पाएंगे सबको, क्योंकि अमेरिका ही फ्रंट पर यूक्रेन की मदद के लिए सबको बोल रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि उधार के युद्ध में आप निर्णायक स्थिति में कभी नहीं आ सकते, और यूक्रेन की यही स्थिति है। जब तक कि नाटो अगर आमने सामने रूस के साथ आ जाए तो परिदृश्य बदल सकती है। हम फिर निर्णायक स्थिति में जा सकते हैं कि युद्ध रसिया जीते या नाटो मेंबर्स और अमेरिका जीते। लेकिन अभी की स्थिति में तो जो स्थिति ये है, तो उसमें रूस की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मजबूत है बजाय कि यूक्रेन की। इस परिस्थिति में जिस तरीके से अभी कुछ दिख रहा है, इसमें यह कहना कठिन होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन कुछ निर्णायक स्थिति में हो। दूसरी बात ये कि जो एक फ़ोटो आप दिखा रहे थे वो अब्राहम टैंक का, ये इस परिस्थिति में आया। हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये फ़ोटो उस समय दिखाया गया है जब अमेरिका ये नहीं चाह रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के पास जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जानबूझ के ये तस्वीर दिखाई गई हो? ऐसी संभावना है। ठीक है एसपी सिन्हा सर, ये जो नाटो के बीच में फूट नजर आ रही है, और जो इस वक्त हम अगर देखें पूरे डोनबास रीजन की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सब जानते हैं एलपीआर और डीपीआर इस पर कब्जा करने के बाद काफी बढ़त के साथ इस वक्त रशिया यहां पर टिका हुआ है। क्या ये नाटो की फूट लगातार काफी भारी साबित हो रही है, काफी घातक साबित हो रही है यूक्रेन के लिए? और यूक्रेन को अब सोचना नहीं चाहिए कि असल में जो नाटो, असल में जो अमेरिका का चेहरा वो निकलकर सामने आ रहा है? एकदम। देखिए, जिस तरह से गैस की समस्या हो रही है जर्मनी में और फ्रांस में, मेरा खुद रिश्तेदार जर्मनी में रहता है, वो दिल्ली आया हुआ था, उसने बताया बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है जर्मनी में गैस का। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ाई अमेरिका, बेसिकली लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच में है। यूक्रेन तो विक्टिम है, और ये नाटो के देश, यूरोप के देश क्यों अपना इकोनॉमी पर बाराती बने हुए सर? बाराती तो बने तो इकोनॉमी क्यों बर्बाद करें? हाँ। अरे आपका आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो रही है। आप देखिए, कोई भी देश 2 महीना 3 महीने के लिए WWR रखता है, वॉर वेस्टेज अपने बारातियों को शगन नहीं मिल रहा है, इनको शगन चढ़ाना पड़ रहा है, सब कुछ अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो खर्च इनका हो रहा है, हथियार इनके भी जा रहे हैं, तो इनको भी हो रही है सर। There is a cost to the war. That's the cost which Europe is also paying, sir. कीमत देनी पड़ती है, तो दो पैसा है। अच्छा सिन्हा सर एक बात बताइए, ठीक है सिंह सर आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मोटिवेशन, ऐसा कौन सा पर्पस है जो ज़ेलेंस्की का फुलफिल हो रहा है? वो लगातार इस वॉर में अड़े हुए हैं, चाहे कितना विध्वंस, कितनी तबाही मच जाए पूरी यूक्रेन में, लोग मारे जाए, कोई फर्क नहीं है। क्या उनका यहाँ पर मोटिवेशन? ये मेरा पर्सनल आकलन है जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने पढ़ाई की अमेरिका में, और जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, ये जो वहाँ की जो पॉपुलर वो थी उसको तो भगा दिया गया, रशिया चले गए वो लोग। आफ्टर जब ये क्रीमिया वाला जो हुआ उसके बाद तो सब उनको रशिया भेज दिया गया। वो लोग ज्यादा पॉपुलर थे, ईस्टर्न रीजन में तो थे ही, तो मेरे ख्याल से उतने पॉपुलर नहीं जितना ये दर्शाया जा रहा है। और इनको अब जैसा बताया साहब ने, इनको पपेट मिल गया। अभी बताइए क्या हो रहा है? अभी यूके बोलता है हम 14 टैंक देंगे। 14 टैंक का क्या मायने होता है? कुछ मीनिंग नहीं है, सिंबॉलिक है। अब देखिए दूसरी तरफ बताते हैं कि इनके 75%, ये यूएस की रिपोर्ट है, इंट रिपोर्ट, और यूक्रेनियन बोल रहे हैं कि 75% आर्मामेंट, वेपन्स एंड एमुनेशन इसका बर्बाद हो चुका है रशिया का, और वो घुटने पे आ चुका है। दूसरी तरफ वो देखिए जिरकॉन डिप्लॉय कर रहा है। और सर ये जो जबरदस्ती भर्तियां हो रही हैं यूक्रेन की, सर आप बता रहे हैं, मैं ये जबरदस्ती भर्तियां हो रही हैं यूक्रेन की तरफ से और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, ये क्या बतला रहा है? करना दिखाता है, इसका मतलब है कि जेलेंस्की 2 फ्रंट पे कमजोर पड़ रहे हैं। इक्विपमेंट सपोर्ट उसमें कमजोरी, और ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड, नफरी में, सोल्जर्स की नफरी में कमी हो रही है, इसीलिए जबरदस्ती हो रहा है। तीसरी बात,
जेलेंस्की जो अब ये कह रहे हैं कि हम नाटो को नहीं ज्वाइन करेंगे, ये हम कमिटमेंट देते हैं। भाई इसी बात पे तो लड़ाई हुई थी, अब तुम्हारी बुद्धि खुल रही है। धृतराष्ट्र बने हुए, तुम्हारा जो प्रश्न था एमके से, तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन अगर इस तरह का भरोसा दिलाया जा रहा है सिन्हा साहब, तो फिर रूस हमले क्यों नहीं रोकता? रूस की तरफ से भी एक पहल क्यों नहीं होती? नहीं तो एक कंडीशन है खाली कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो बोल रहा है। दूसरा कंडीशन तो सुन लो समीर, दूसरा कंडीशन है कि हमको $500 बिलियन का रिपैट्रिएशन करो, हमारा जो खर्चा हुआ है, जितने प्रिजनर्स है वो लौटा दो, पूरा ईस्टर्न जो चारों क्षेत्र कैप्चर कर लियो वो हमको दे दो, क्रीमिया हमको दे दो। अरे सब कुछ दादागिरी ऐसे तो नहीं चलेगी ना। आप स्ट्रॉन्ग विकेट पे हो नहीं, डिसाइसिव फेज में हो नहीं, और डिमांड पे डिमांड, तो क्या पुतिन ये सह लेंगे डिमांड? नहीं, और साथ ही ये देखिए रशिया ने एक्सपोज कर दिया नेटो को, उनकी कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। वो जो अपनी एकजुटता दिखा रहे थे, अपनी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, कहाँ रह गई? अगर उनको देखिए, एक तरफ अकेला है रशिया, दूसरी तरफ ये सारे 30 कंट्रीज हैं, क्या एक्सपोज कर रही है? उनकी भी कमजोरियों को एक्सपोज। लेकिन दावों के जरिए बहुत कुछ एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। उसी आधार पर हम लगातार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां वॉर जोन में विस्फोटक जंग के वीडियो जारी किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग तो हो ही रही है, इस बीच क्रैगन रेजिमेंट के रूसी ठिकानों पर वार के ये वीडियो जारी किए गए। लेटेस्ट तस्वीरें हैं सिंह सर, और यही दावा किया जा रहा है कि वार पलटवार में कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा चुका है। और ये उस समय हो रहा है कि देखिए, अभी इंडियन और कैनेडियन साइंटिस्ट ने एक उनको रेडियो तरंग मिली है जो कि 9 बिलियन लाइट ईयर्स पहले चली थी और अभी मिली। अब सोचिए आप, वो मिला है 4.9 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे पास पहुंचा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये यहाँ पे कैसा युद्ध है मानवता के खिलाफ, ये पूरा एक क्या है? और हम उस गैलेक्सी में कहीं है ही नहीं। मानवता के खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा ही रहा है और देख रहे हैं कि कितने बेकसूरों की जान जा रही है। दोनों ही देशों के सैनिकों को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ये रूस यूक्रेन वॉर के बीच मॉस्को में टेंशन है। हवाई हमले से बचने के लिए मॉस्को में ड्रिल की जा रही है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड की ड्रिल। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा बयान, एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक होने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मॉस्को में इस वक्त टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। कल एक और खबर सामने आई थी, खबर ये थी कि मॉस्को यानी कि व्लादिमीर पुतिन का जो आवास है, रूस के राष्ट्रपति का आवास से ठीक कुछ दूरी पर ही अब सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, अलर्ट मोड पर है। वजह ये सामने आ रही है कि हो ना हो पश्चिमी देश एक नई साजिश के तहत काम कर रहे हैं कि पुतिन पर भी हमला हो सकता है, और कहा जा रहा है कि इन वजहों से ही मॉस्को में ये टेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन हवाई हमले की जो आशंका है वो क्यों बनी हुई है, इसके बारे में बिग वॉल पर आगे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम। कहा यह जा रहा है कि कुछ भी संभव है इस जंग में यह भी संभव है कि पुतिन पर भी हमला हो सकता है। अब देखिए वजह आपको हम गिनाते हैं कि मॉस्को में टेंशन की वजह क्या है। सबसे पहले हवाई हमले की आशंका है और अटैक रोकने के लिए ही ये ड्रिल इस वक्त मॉस्को में की जा रही है। इस ड्रिल में S-300 को शामिल किया गया है, वहीं सेना का मार्च भी लगातार मॉस्को में किया जा रहा है। दूसरी वजह ये एंटी मिसाइल ब्रिगेड इस मार्च में शामिल है, जिसमें 150 जवान 150 जवानों को ड्रिल में शामिल किया गया है। मॉस्को में ड्रिल क्यों हो रही है, अब आपको हम ये भी बताने वाले हैं। देखिए, यूक्रेन के अटैक की आशंका बनी हुई है, इसलिए मॉस्को में ये ड्रिल की जा रही है। अलग अलग वजह हम आपको समझा रहे हैं। यूएस ने क्रीमिया पर हमले की इजाजत दे दी है और पहले भी रूस के अंदर हमला हो चुका है। इसे देखते हुए ही मॉस्को में ड्रिल की जा रही है। 2 एयरबेस को निशाना बना चुका है अभी तक यूक्रेन। मॉस्को में दुगिन की बेटी की भी हत्या हुई थी, ये बात भी याद रखने लायक है। एसपी सिन्हा साहब, टेंशन तो बहुत ज्यादा है, पुतिन भी कहीं ना कहीं चिंता में है, इस दबाव में है कि पश्चिमी देश कोई बड़ी साजिश रूस के खिलाफ, उनके खिलाफ कर सकती है। तभी मॉस्को में सुरक्षा इतनी टाइट कर दी गई है, लगातार मार्च हो रहा है और साथ ही एयर स्पेस में भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। क्या अब यूक्रेन पश्चिमी देश मिलकर पुतिन को डराने लगे हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो मैं कहना चाहता हूं, गोपनीय स्टेटमेंट है, इसलिए बहुत इशारों में बात करूंगा जी। अमेरिका ने रूस के कुछ ओलिगार्क के माध्यम से रूस को इस वॉर में सक इन किया है, यह सच है। और उसका एम था कि रूस को वॉर में सक इन करो, रूस की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करो, रूस को कमज़ोर करो, और जब वो कमज़ोर होगा उस पर सैंक्शन लगाओ, कमज़ोर होगा तब पूरी तरह से फिर फेज़ 2 जैसे सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब ब्रेकअप हुआ था, फेज़ 2 इम्प्लीमेंट करो। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ,
अमेरिका के द्वारा ये भी साजिश चल रही है कि पुतिन की हत्या करो, उस पर कार्रवाई हो रही है। तीसरी बात कि रूस के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन है, असंतोष, उस अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश की जा रही है ताकि मिस्टर पुतिन डिफेंसिव पे आए, नेगोशिएटिंग टेबल पे आए और जेलेंस्की के टर्म्स पे एग्री करें। ये मुमकिन नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और सर देखिए मॉस्को में स्ट्रेटजीज में कामयाब हुए, अब जो चाहते थे वो हो रहा है। नहीं, काफी हद तक तो कामयाब हुए, लेकिन देखिए विल टू फाइट, मिस्टर पुतिन का विल टू फाइट देखिए, 1 वर्सेस 30 और 1 अभी हार नहीं रहा है, तो मजबूत कौन है? आप 30 पहलवान मेरे को खेलिए बॉक्सिंग रिंग में, मैं आपको दबोच रहा हूं तो बेहतर। बिल्कुल। और देखिए सर, सिन्हा सर देखिए मॉस्को किलेबंदी और कैसे हो रही है, आप जरा देख लीजिए किस तरह से मॉस्को तैयार हो रहा है। मॉस्को में S-300 और पनफीर S-1 की तैनाती कर दी गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री की छत पर पनफीर S-1 को तैनात किया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर कैसा खतरा, कैसा आभास, क्या लग रहा है डीके पांडे सर, क्यों ये सब हो रहा है? देखिए ये जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है उसका पीछे मुख्य कारण है कि ड्रोन्स के द्वारा यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के अंदर वो एयर वॉल्यूशन किया, वो उनके क्षेत्र में घुस पाए। तो जबकि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फेमस है, S-300, S-400 और बाकी उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मतलब बहुत कुछ उनके पास हथियार हैं जिसके वो कर सकते हैं। उसके बाद भी ये ड्रोन जा सके। और अगर सोचिए कि अगर किसी ड्रोन से वो हमला किया गया जहां पर कि इनका डिफेंस का कमांड टू कंट्रोल सेंटर्स हैं, तो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा रशियन फोर्सेस पर। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई भी मनोवैज्ञानिक जो है क्षति हो उनके सैनिकों। मोरओवर द फैक्ट इज सर, ड्रोन कई स्तर पर देखा जा चुका है कि कैसे इस पूरे 1 साल में गेम चेंजर साबित हुए हैं। अगली बड़ी खबर भी डोनबास को लेकर है, जहां पर ड्रोन से दुश्मन को रूसी फौज खोजती हुई नजर आई। ड्रोन से ही दुश्मन के ठिकानों को कैसे तबाह किया जा रहा है, ये वक्त वक्त पर तस्वीरों के जरिए भी दावे किए जा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े हथियारों और साथ ही ग्राउंड पर मौजूद फोर्स को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से से आगे नहीं बढ़ पा रहा है रूस। नए इलाकों पर कब्जे में हो रही है भारी परेशानी। कब्जे वाले इलाकों को बनाए रखने के लिए भी जंग जारी है। तो ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि नए इलाकों को कब्जाने की कोशिश में रूस नजर आ रहा है, लेकिन वो तमाम इलाके जैसे कि सोलेडर पर कब्जे का दावा किया जाता है, लेकिन यूक्रेन फिर कहता है कि अभी हमारी यहां पर मौजूदगी है। तमाम तरह के वीडियोस सामने आते हैं जो ये साबित करते हैं कि अभी भी वहां पर हमले हो रहे हैं। तो सच्चाई है क्या, इसे परखने की कोशिश जरा करते हैं। बैटल ग्राउंड में कौन कहां पर है। 22 जनवरी 2023 की जो लेटेस्ट स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन के कंट्रोल वाला इलाका है, यानी राजधानी कीव के पास का जो सेंट्रल यूक्रेन का इलाका है वो यूक्रेन के कंट्रोल वाला इलाका है। लेकिन मौजूदा वक्त में संघर्ष वाले इलाके देखिए, यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भीषण संघर्ष अभी भी जारी है, जंग चल रही है। इसके अलावा वॉर से पहले से रूसी कब्जे वाले इलाके, ये देखिए, ये तमाम जो पूरा रीजन है। और डोनबास रीजन के बारे में लगातार हम सब ये जानते हैं, ये कहा जाता है कि यहां पर जो लोग हैं वो रूस के समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इसीलिए इस पूरे डोनबास रीजन को रूस एक तरह से अपना इलाका मानता था जंग से पहले भी। तो ये मैप के जरिए स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर शुरू होने के बाद जो रूसी कब्जा हुआ है वो इस रीजन में हुआ है। यहां पर रूस ने इन इलाकों पर कब्जे कर लिए हैं। MK सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जंग किधर जाती हुई नजर आ रही है, और ये जो कब्जा होता है उसको लेकर भी 2-4 दिन बाद या तो खंडन हो जाता है या वहां से ऐसा कोई विध्वंसक वीडियो सामने आता है जिसके जरिए यह पता लगता है कि यहां तो जंग अभी भी जारी है, किसी का कब्जा हुआ नहीं है। हो क्या रहा है? देखिए, ये युद्ध कहीं किसी भी ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। ये पिछले 300 दिन बताते हैं, क्योंकि कभी पलड़ा इधर भारी होता है, कभी उधर। और एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही शनिवार को बताया कि ये युद्ध रशिया को यूक्रेन की धरती से हटाना इस अगले पूरे साल में भी शायद संभव ना हो। और ये पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, जिस तरह सप्लाई चल रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। इस चर्चा की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत जल्दी। अब देख लीजिए, जहां स्लेडर की बात कह रहे हैं वहां पर एक स्थिति से बुनियादी बात देखिए, कौन कहां पर है उसको छोड़ देते हैं। वो क्षेत्र किसका है? यूक्रेन का है। युद्ध कहां हो रही है? उसी क्षेत्र में, यूक्रेन में। रशिया का है? यूक्रेन के क्षेत्र में। स्थिति किसकी मजबूत है? यूक्रेन की मजबूत है। बजाय कि हम ये कहते रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, स्थिति इसमें कोई दो राय नहीं कि
रसिया की स्थिति इस युद्ध में अभी भी मजबूत है। ठीक है, तो हमारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी भी रूस जो है वो नाटो के 30 देशों से मुकाबला कर रहा है, इसलिए स्थिति उसकी ही ज्यादा मजबूत लग रही है। हालांकि 1 साल युद्ध को होने को है, अभी तक निर्णायक मोड़ पर ये युद्ध नहीं पहुंच पाया, यानी कि रूस की जीत होगी ये पक्की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।